औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अगर इसको देखा जाए तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक रिलेटिव एटॉमिक मास है और दूसरा एटॉमिक मास यूनिट है। रिलेटिव एटॉमिक मास लफ्ज़ से पता चल रहा है कि एटॉमिक मास है मगर रिलेटिव है, किसी दूसरे एटम के मास से कंपेयर हो चुका है, इसको कंपेयर करके निकाला जाएगा तो उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। वैसे एटॉमिक मास का यूनिट तो हम ग्राम में यूज़ करते हैं, यानी कि किलोग्राम उसका ऐसा यूनिट होता है। तो जब रिलेटिव एटॉमिक मास होता है तो उसके लिए AMU एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल करते हैं। AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि जब एटम का मास हम किसी दूसरे एटम से कंपेयर करके निकालेंगे तो उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे, AMU। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज the average mass of the element as compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12SO2। अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास औसत मास होता है किसका, कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से जब उसे मुवाजना करके निकाला जाए तो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि अगर कोई चीज़ एटम के बारे में स्टडी की जाए तो एटम इंतहाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इवन के एक फुल स्टॉप जब हम डालते हैं, इस फुल स्टॉप के अंदर भी 20 लाख एटम होते हैं। अगर इस फुल स्टॉप में 20 लाख एटम हैं तो इसका मतलब ये है कि एक एटम इंतहाई छोटा होता है। तो इसको तोलने के लिए कोई भी ऐसा फिजिकली तराजू हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब एटम ही हमें नज़र नहीं आएगा तो उसको हम किस तराजू से तोल सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसका मास। तो इसके लिए हम अगर देखें कि कोई एटम है, उसका मसलन उसका कोई एटमों की तादाद ले लेते हैं। मसलन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक ख़ास मिकदार लेते हैं, उसको तोलते हैं तो उसका मास कुछ निकल आता है, जो भी आएगा। तो जब उसके उतनी ही मिकदार किसी और सोर्स से ऑक्सीजन को लिया जाए तो फिर देखा जाए तो उसका मास जब हम निकाल रहे होते हैं तो उसका मास उससे थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होता है। ऐसा क्यों हुआ, जबकि पहले सोर्स में भी उतनी ही ऑक्सीजन है, दूसरे सोर्स में भी उतनी ही ऑक्सीजन है। पहले का मास जब हमने कैलकुलेट किया तो अलग, और दूसरे का जब मास हमने कैलकुलेट किया तो वो अलग था। इसको हमने चेक करने के लिए इसका हमें एक एक्सपेरिमेंटल तरीकाकार तैयार करना पड़ेगा। तो एक आला है जिसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद आइसोटोप की मिकदार को नोट कर सकते हैं। तो जब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में से ऑक्सीजन को गुजारा तो उसके मुख्तलिफ आइसोटोप हमें हासिल हुए। अब इसी तरह अगर ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की मिसाल ले लेते हैं। हाइड्रोजन को जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारा तो इससे 3 तरह के हाइड्रोजन के एटम हासिल हुए। एक ऐसे एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 था। कुछ ऐसे थे जिनका एटॉमिक नंबर 1 था मगर मास नंबर उसका 2 हो चुका है। और तीसरा ये था जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है। अब ये 3 किस्म के जब एटम हैं, अगर हम उसको हाइड्रोजन को पहले तोलते हैं तो उसका मास समथिंग कुछ भी आता है, तो जब दूसरी दफ़ा किसी और हाइड्रोजन को तोलेंगे तो उसका मास डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है। अगर उसमें ये आइसोटोप हो, अगर उसमें ये आइसोटोप हो, अगर उसमें ये आइसोटोप हो,
इसलिए अगर किसी हाइड्रोजन के सोर्स में हमारे पास दूसरा आइसोटोप ज़्यादा है, तीसरा कम है, तो उसका मास कम निकलेगा। इसी तरह अगर उसके तीसरा ज़्यादा है, दूसरा कम है, तो उसका मास ज़्यादा निकल आएगा। देखने में तो वो एक जैसी हाइड्रोजन की मिकदार होगी। तो इस तरह इसके 3 आइसोटोप इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से नोट हुए। तो पहले का नाम प्रोटियम रखा गया, प्रोटियम। दूसरे का नाम ड्यूट्रियम, तीसरे का नाम ट्रिटियम, ट्राइटियम भी कहते हैं इसे। याद रखें, प्रोटियम का मतलब है एक, पहला, प्रो पहला, ड्यू का मतलब है, ड्यूट का मतलब है डबल से निकला है, तो ये ड्यूट्रियम 2 है। ट्राई ट्रिटियम, ट्राई का मतलब ही हमें पता है ये 3 होता है, इसलिए प्रोटियम का मतलब 1 एटॉमिक मास, ड्यूट्रियम का मतलब 2 एटॉमिक मास, ट्रिटियम का मतलब 3 एटॉमिक मास। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे कंसर्न इस नहीं है कि आइसोटोप कैसे बनते हैं, क्योंकि ये आइसोटोप का टॉपिक नहीं है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इशारा देना ज़रूरी था कि किसी एलिमेंट में आइसोटोप की तादाद मुख्तलिफ होती है, जिससे उसका मास मुख्तलिफ निकल आता है। तो इसलिए इनमें से अगर पहला प्रोटियम देखा जाए तो इसका जब मास निकाला जाता है तो वो होता है 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसका मास पॉइंट में चला गया है, इसलिए यहाँ पे अगर इस हाइड्रोजन को यूज़ किया जाए तो हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते किसी भी दूसरे एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए। तो इसलिए हाइड्रोजन का पहले यूज़ किया गया था, बाद में हाइड्रोजन की जगह कार्बन को यूज़ किया। तो जब कार्बन को देखा जाए तो कार्बन भी मास स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारा, तो कार्बन में भी 3 तरह के आइसोटोप हासिल हुए। कार्बन 1, 2, 3, 3 तरह के इसके आइसोटोप्स हैं। अगर इनमें देखा जाए इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 6, इसका 6। अब इसका मास नंबर इसका 12, 13, 14 है। अब तीनों के अलग अलग एटॉमिक मास हैं। याद रहे आइसोटोप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसोटोप, आइसोटोप्स का मतलब यह है, ऐसा का मतलब है सेम, एक जैसी। टोप्स मतलब है प्लेस, एक जैसी जगह वाले, यानी कि उसके जितने भी हिस्से हैं वो पीरियोडिक टेबल में एक ही स्पेस लेंगे, एक ही उसकी जगह होगी, उसकी प्लेस वैध होगी, सिंगल होगी, एक जगह ही होगी। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिहाजा उसके जितने भी आइसोटोप हैं वो सारे पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पे है। कार्बन उसको अपने ग्रुप में एक ही जगह पे रखा है, चाहे उसके तीनों आइसोटोप्स हैं, जो भी आइसोटोप हो, मगर उसको पीरियोडिक टेबल में उसको एक ही जगह मिली है, इसलिए इसे आइसोटोप कहते हैं। अब अगली बात, कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। जब इसको ओवरऑल चेक किया जाता है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है कार्बन 12 की, वो तकरीबन 98% होती है। बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन 12 पाया जाता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा मिकदार पाया जाता है, दूसरे रेयर उनकी कंसंट्रेशन होती है, तो कंसंट्रेशन के लिहाज से कार्बन 12 सबसे ज़्यादा है। इसीलिए कार्बन 12 का जब मास देखा तो पूरे का पूरा कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है, यानी इसमें कोई कमी या बेशी नहीं है, ना में इसमें कोई पॉइंट आता है। तो एग्जैक्ट इसकी 12 रीडिंग आई है। अब ये कार्बन 12 को स्टैंडर्डाइज किया गया, स्टैंडर्ड इसका बनाया गया। अब कार्बन 12 को अगर हम इमेजिन करते हैं, जहन में लाते हैं कि अगर इसके 12 टुकड़े कर लिए जाए, यानी कि अगर मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकल कि इसके 12 टुकड़े किए जाएं। अगर ये कार्बन का पीस है, कार्बन का एटम है, जबकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कार्बन तो एटम तो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये लैटिन वर्ड है, एटमॉस लिया जाए यानी इंडिविजुअल, इसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता।
जबकि हमने इसको इमेजिन करना है, अपने समझने के लिए ये बता रहे हैं कि अगर इसके 12 हिस्से किए जाएं, अगर इस तरह इसको मैं 12 हिस्सों में कन्वर्ट कर दूं, 3, 6, 12, तकरीबन आपको समझाने के लिए अगर ये 12 इसके टुकड़े हैं, इनमें से एक पीस ले लेते हैं, ये वाला फर्ज किया, क्योंकि सेम पीस हैं, एक जैसे हो गए। अब इसका मास आपके दिमाग में आ चुका होगा कि इस एक पीस का मास 1 AMU होगा। अब हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए, किसी का भी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो हम उसको अगर फर्जी देख लेते हैं, आपको समझाने के लिए तराजू बना लेते हैं। अगर इसको ऐसे 2 पलड़े वाले तराजू ले लेते हैं, फर्ज किया ये है और ये है, एक साइड पे हम एक पीस रख देते हैं कार्बन का, जो हमने लिया है, जो इस कार्बन का 1/12 हिस्सा किया है, कार्बन का 1/12 हिस्सा किया है, तो यानी 12वां हिस्सा ले लिया है, एक पीस रखा है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम रखा तो ये दोनों पलड़े इक्वल हो गए, बैलेंस हो गए। इसका मतलब है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होगा। अब फिर दूसरी एग्जांपल में लेता हूँ, दूसरी नाइट्रोजन की ले लेते हैं। नाइट्रोजन, उसको भी इस तरह 2 पलड़े बना लेता हूँ। एक पलड़े में मैं नाइट्रोजन का एक एटम रखता हूँ। अब इधर मैं एक एटम रखता हूँ कार्बन का, जो मैंने निकाला हुआ है, जिसका AMU 1 है एटॉमिक मास, तो ये बैलेंस नहीं हो रहे। दूसरा रखता हूँ, नहीं, तीसरा रखता हूँ, फिर भी नहीं बैलेंस। रखते 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 पता चलता है मैंने 14 एटम कार्बन 12 1/12 जो मैंने काटा हुआ है, वो 14 पीस उसके रखे हैं, तो तब जाकर ये इसके एक पीस का बैलेंस हुआ है। इसका मतलब नाइट्रोजन का मास 14 AMU है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन को इस पलड़े में रखा जाए एक एटम, और इस पलड़े में कार्बन 12 का जो 1/12 पीस रखा हुआ है, ये जो एक पीस काटा हुआ है, इस पीस को मैंने रखा तो बैलेंस नहीं हुआ। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, रखते रखते पता चला ये पीस जब मैंने 14 रखे तब भी बैलेंस नहीं हुआ, 15 रखे तब भी बैलेंस नहीं हुआ। अब मैं 16 एटम रख चुका हूँ, अब ये बैलेंस हो चुका है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है। बेशुमार इस तरह एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। टाइम की बचत करने के लिए हम आपको इस 3 एग्जाम्पल तक रखते हैं। तो इसके बाद पता चला कि एटॉमिक मास यूनिट जो AMU है, वो हमने तब यूज़ किया जब इसको रिलेट किया दूसरे कार्बन के 1/12 हिस्से से, इसलिए इसको एक AMU कंसीडर किया। याद रहे कि एक AMU जो हमारे पास आता है, उसको अगर हम ग्राम की तरफ लेके चले जाएं, अगर एक AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर है। अब आप तो यूँ समझते होंगे एक AMU बहुत बड़ा है, जबकि मैथ के हवाले से आपको ये भी तो पता चल रहा होगा कि जबकि पावर -27 है, और इसको अगर इशारे में लिखा जाए तो बहुत ही माइन्यूट इसकी वैल्यू आएगी, तो इसलिए एक AMU बहुत ही छोटा है। अगर इसको हम ग्राम में लेके जाएं, एक AMU 1.66
10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। इस तरह आगे आप जानते हैं, इसको मिलीग्राम वगैरह में लेके चले जाएं तो हम इसको मज़ीद आगे ले जा सकते हैं, जबकि हमें पता चला कि एक AMU 1/610⁻24 ग्राम के बराबर है। तो इस तरह हम किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर देखा है इसको, किसी भी एटम का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो हमें एक स्केल ज़रूर चाहिए, जो मैंने आपके सामने स्केल बनाया है। अगर इसको ज्योमेट्री के पैमाने की तरह तस्वर कर लें कि स्केल है, तो अगर हम इसके ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं तो इस पे अगर एक पॉइंट पे आता है तो इसका एक AMU होगा, जो कि हाइड्रोजन का है। अगर हम इसके 4 इस्तेमाल करते हैं, 4 पॉइंट पे जाते हैं, तो 4 पॉइंट पे हीलियम का आ जाएगा He। इस तरह अगर हम 16 पॉइंट पे चले जाते हैं तो वो ऑक्सीजन का होगा। इसी तरह आगे नेक्स्ट जितना आप आगे चले जाएं, अगर 40 पे चले जाएं, इस तरह 35 पे चले जाएं, 35 अगर आप ले लेते हैं तो वो एटॉमिक मास क्लोरीन का होगा, क्लोरीन। तो इस तरह ये हम इसका टेबल बना सकते हैं। तो समझ में ये आती है कि किसी भी एटम का जब हम मास निकालेंगे तो एक साइड पे कार्बन का वो पार्टिकल रखेंगे जिसका एटॉमिक मास कितना है, एक AMU, यानी कि कार्बन के 12 वाला स्टोव यूज़ किया है, जिसको 12 में तकसीम करें तो एक जवाब आता है। तो एक टुकड़ा जो है एक AMU के बराबर है। अगर इसको हम एग्जाम्पल को स्टडी करना चाहें तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर निकालना है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास जो है वो 1.0073 AMU है, 1.0073 AMU। अगर इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.0073 मल्टीप्लाई 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1.672 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरह अगर न्यूट्रॉन का निकालते हैं, न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास निकालना है तो उसका AMU में जो है 1.0087 AMU है। इसको भी मल्टीप्लाई करें 1.66 10⁻⁻24, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.674 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरह मास इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है हमारे पास, क्योंकि ये सबसे कम होता है, 5.486 10⁻⁻4, ये AMU में है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 10⁻⁻24 से तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9.106 -28 ग्राम। इस तरह ये एग्जाम्पल कंप्लीट होती हैं। अब इसके ऊपर कुछ जर्नल क्वेश्चन आए हुए हैं जो बुक पे मौजूद हैं, उनके आंसर देना भी मुनासिब लगता है। देखते हैं, हाउ मैनी AMU ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज। क्वेश्चन है, हाउ मैनी AMU of 1 gram of substance has। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर
इसको देखें कि 1 ग्राम हमें दे रहा है सब्सटेंस, तो AMU उसके कितने होंगे, जबकि हमें पता है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम हो तो कितने AMU होंगे, 1 AMU। 1 ग्राम हो तो 1.1.66 10⁻⁻24, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, समथिंग कुछ आंसर आएगा और 10⁻24 ऊपर चला जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ आंसर आया वो आप लिख सकते हैं AMU। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस एटॉमिक मास यूनिट हैज एन SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। याद रहे कि जो एटॉमिक मास यूनिट है AMU वो SI यूनिट नहीं है। याद रहे SI यूनिट हमारे पास किलोग्राम ही होता है, किसी चीज़ का भी मास निकालने के लिए किलोग्राम। अगर उसको हम वैसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ग्राम ले सकते हैं, मिलीग्राम ले सकते हैं, माइक्रोग्राम ले सकते हैं, छोटे ले सकते हैं, मगर यूनिट बेसिकली उसका किलोग्राम है। अब बात रही कि AMU जो है ये क्यों नहीं यूज़ करते जी, SI यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि SI यूनिट जो होते हैं वो प्रैक्टिकली प्रूव होते हैं, प्रैक्टिकली AMU का कोई कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि मास के लिए जर्नल हमारे पास यूनिट आ चुका है वो किलोग्राम है, चाहे किसी का भी मास हो। AMU तो तब लिया जाता है जब एक एटम का दूसरे एटम से रिलेट किया गया था, रिलेट करने के लिए हम इसे AMU यूज़ करते हैं, लिहाजा वो इसका SI यूनिट नहीं है। What is the relationship between atomic mass and atomic number? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में सिंपल रिलेशनशिप ये है कि एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस है, जबकि एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ये एटॉमिक मास है और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर करते हैं और इसको A से डिनोट करते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का भी कंसेप्ट क्लियर होता है। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, जो इसके लेक्चर के शुरू में ही हमने डिफाइन कर दिया है, वो क्या है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम defined as relative atomic mass? Atomic mass of an atom defined as relative atomic mass because atomic mass is as a compared to other element। दूसरे एलिमेंट से हमने क्योंकि मुवाजना करके निकाला जाता है, इसलिए इसको मुवाजने के लिए इसका लफ्ज़ रिलेटिव यूज़ किया जाता है, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास उसको डिफाइन करते हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है। उम्मीद करते हैं आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। शुक्रिया।